जो प्रश्न है वो है व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज। ये एक तरह का सिद्धांत है ना। और इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। जैसे हर पदार्थ का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही, है ना। तो जैसे मान लो मेरे पास ये टुकड़ा है धातु का, मुझे प्रतिरोध ज्ञात करना है तो कुछ पता करना पड़ेगा ना कि कितना प्रतिरोध है। भाई बाजार से जाते हो, कुछ सामान लाते हो तो उसको तौलते हो तो उसका वजन हमको पता चलता है उससे। घड़ी होती है तो उससे आप टाइम देख लेते हो। इसी तरह से प्रतिरोध का जो मापन करते हैं वो किससे कर लेते हैं? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से। ठीक है। कभी कभी ये परीक्षा में ऐसा भी आता है कि P/Q बराबर R/S सिद्ध करिए। अब यहाँ पर व्हीट स्टोन सेतु नहीं दिया है तो हमको यही वाला क्वेश्चन करना होगा। P/Q बराबर क्या है? R/S। कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, तब भी आपको सिर्फ इतना लिख देना है P/Q बराबर R/S। तो सबसे पहले तो ये समझे कि ये PQRS है क्या? ये 4 प्रतिरोध हैं। PQRS क्या है? 4 प्रतिरोध। इनमें से P का मान हमको पता है, Q का मान भी पता रहता है, R का मान भी पता रहता है। माने 4 में से 3 प्रतिरोध का मान क्या है? पता है। और जो S वाला है उस प्रतिरोध का मान हमको पता नहीं है, तो उसका हम मान ज्ञात कर लेते हैं। अब पता और न पता की बात कर लेते हैं यार। जैसे कभी आप तराजू में देखते होगे तो एक तरफ हम बाट रखते हैं ना कि 1 किलोग्राम है कि 2 किलोग्राम, तो एक साइड हमको क्या है? पता है। और एक तरफ हम एक उसमें शक्कर ही रखें एक पन्नी में, क्या उस पन्नी का ऐसे हम भर लिए हैं तो क्या आपका वजन पता होगा बिना तौले? नहीं पता होगा। तो एक है ज्ञात और एक है क्या? अज्ञात। तो एक साइड ज्ञात रख दिए, एक साइड उसी के हिसाब से मिला लिए। यदि बराबर हो गया तो हम जान लेते कि इधर भी 1 किलो का वजन है और उधर भी क्या है? 1 किलो का वजन है। मतलब एक तरफ ज्ञात रहता है, एक तरफ क्या होता है? अज्ञात। यहाँ भी PQRR, ये जो PQR हैं ये 3 ज्ञात प्रतिरोध हैं और S जो है क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। अब इसको निकालेंगे क्या? उसकी व्यवस्था क्या थी तो उसको देख लेते हैं। जो चित्र है उसी तरह का इसमें भाषा बनेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए 4-5 लाइन होगी तो पहले आपको पॉइंट रखना है। जैसे मैं पहली लाइन में रखा, फिर यहाँ से गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 या 7वीं लाइन में ना, कोई 7वीं 8वीं लाइन में रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अगला पॉइंट ऐसे रख लिया। कौन सा गिना था यार? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं लाइन में रख लिया। ऐसे आप लोग अपने कॉपी में भी करना, एक सीध में 7वीं लाइन में एक पॉइंट और रख लेना। फिर इधर भी आपको इसके बीच वाली लाइन, माने जैसे 1 2 3 4, चौथी लाइन जो होगी वो कौन सी लाइन होगी? बीच की लाइन होगी। तो बीच की लाइन में भी हम क्या करेंगे? ये इतना रखे और इतना ही दूर मान के चलो इधर रख लिए। इस तरह से 4 पॉइंट करना है। कितने पॉइंट करना है? 4। ठीक है। अब इसमें 4 पॉइंट में एक सीधी लाइन खींचना है और इसमें इस तरह से क्या करना है? प्रतिरोध बनाना है। सभी को जोड़ जोड़ के इस तरह से प्रतिरोध बना लोगे। और प्रतिरोध बनाने का मतलब ये प्रतिरोध जैसे दिखे, ऐसा न हो कि इसको 10 का तक करना है। कभी कभी प्रतिरोध बनाना हो तो ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिए, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। क्या टेढ़ा हो गया है? चित्र टेढ़ा हुआ है कि ये रिकॉर्डिंग टेढ़ी हो रही है? हाँ हो गया, चलो तो उसको देखना। माने 4 प्रतिरोध आपको इस तरह से रखना है। ठीक है। अब ये 4 प्रतिरोधों में इनका पॉइंट हम लगा देते हैं। एक पॉइंट हो गया क्या यहाँ पर? A। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? A। इसका नाम क्या हो गया? B। और इसका नाम क्या हो गया? C। और इसका नाम हो गया D। चित्र बनाने का तरीका देखते जाना है आप। तो सबसे पहले क्या किए थे यार? 4 पॉइंट लिए थे, है ना। और 4 पॉइंट में ऐसे रखना कि चारों पॉइंट क्या हो? लगभग बराबर हों। ठीक है। और उसके बाद आपको चारों में क्या बनाना है? प्रतिरोध। अब कौन कौन से प्रतिरोध हैं? 4 प्रतिरोध। तो इसको बोलेंगे P, इसका नाम होता है Q, इसका नाम होता है R और इसका नाम क्या होता है? S।
ठीक है, 4 प्रतिरोध की व्यवस्था इस तरह से है। अब ये जो बीच वाली लाइन है, ये वाली, इसको विकर्ण बोलते हैं ना। कोई चतुर्भुज होता है, जैसे मान लो ये चतुर्भुज हो गया, तो चतुर्भुज की ये वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, ये वाली रेखा भी क्या कहलाती है, विकर्ण। तो BD क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। इसके बीच में हमको धारामापी G जोड़ देना है इस तरह से, ठीक है। और धारामापी मैं उस दिन दिखाया था, अमीटर दिखाया था ना, ये इसको जो देखते हो, इसी तरह का धारामापी भी होता है। जैसे इसमें A लिखा है, उसमें क्या लिखा रहेगा, G का मतलब गैल्वेनोमीटर, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो ये अमीटर है, ये धारा का मापन करता है। इसी तरह से यदि इसी तरह से दिखने वाला भी होता है, इसके बीच में क्या लिखा है, V, तो उसको समझ लेना है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, अमीटर से धारा मापी क्या करते हैं, धारा का मापन करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, उसका नाम धारा मापी है, पर वास्तव में उससे धारा का मापन नहीं करते, उसमें बहुत कम ही धारा का मापन करते हैं, बहुत कम धारा का मापन करते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं, तो धारा मापी से नहीं करते हैं, ये जान लो। किससे करेंगे, अमीटर से करते हैं, ठीक है। तो धारा मापी फिर करता क्या है यार, नाम तो धारा मापी है। जैसे कोई बोले कि ताप मापी, तो बोलेंगे कि ताप का मापन करता है, दाब मापी तो दाब का मापन करता है। तो धारा मापी किसका मापन करना चाहिए, धारा का। लेकिन परीक्षा में धारा मापी लिख के आते हो तो गलत हो जाता है। वो किसका मापन, वो केवल हल्की धारा का मापन करता है, या धारा का पता लगाता है, या धारा की दिशा को बताता है। धारा की दिशा कैसे, थोड़ा सा मैं इसकी संरचना बना दूं तो आपको समझ में आएगा। धारा मापी जो होता है, उड़ गया, उड़ा नहीं है, कहीं होगा। ये 300% तो बढ़ गया है। ठीक है, तो मैं धारा मापी बता रहा था कि धारा मापी दिखने में ऐसा यंत्र होता है ये, ठीक है। ऊपर ये जो कांच वाला सिस्टम है, ये कांच वाला है। नीचे 2 पॉइंट होते हैं ये, जिसमें आप तार कनेक्ट कर सकते हो। एक होता है प्लस का और एक होता है माइनस का। जैसे इसमें 2 तार हैं, आप प्लस माइनस नहीं भी लगाओगे तो ज़रूरी नहीं है, ये 2 तार है ना। तो इसी तरह से एक तार क्या होगी, प्लस की, और एक तार क्या होगी, माइनस की। अब यहाँ पर नंबर पड़ा होता है, ये जैसे इसमें नंबर पड़ा है ना ऊपर, तो यहाँ पर इसमें 0 बीच में होता है। सिर्फ अंतर ये होता है, अमीटर में 0 किनारे है और इसमें 0 कहाँ होगा, बीच में। और दोनों तरफ एक जैसे नंबर, यहाँ जैसे 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ 3, तो यहाँ भी क्या होता है, 3। इस तरह से नंबर पड़े होते हैं। और इसमें एक कांटा लगा होता है इस तरह का, ये, ठीक। जब धारा नहीं बहेगी तो ये कांटा कहाँ रहेगा, 0 में रहेगा। और इसमें मान लो जानकारी के लिए लिखा रहता है कि जी का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर। ये समझ में आ गया। तो जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर प्लस जोड़ा और यहाँ पर क्या जोड़ा, माइनस, और इसमें आ गया कांटा, कहाँ आ गया, इसमें, माने धारा कितनी की हो गई, 2 एम्पियर की, ठीक। और यदि मान लो प्लस वाला इधर जुड़ गया और माइनस वाला इधर जुड़ गया, तो फिर कांटा इधर आएगा, क्योंकि धारा का प्रवाह कहाँ से होता है, धन से ऋण की ओर। फिर से समझ लेते हैं, यदि यहाँ धन जुड़ा और यहाँ ऋण जुड़ा तो कांटा कहाँ जाएगा, ऋण की तरफ जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर हम धन जोड़ दिए, यहाँ ऋण जोड़ दिए, तो ये इधर जाएगा। तो इससे दिशा का भी पता चलता है धारा की, कि यार धारा इधर से बह रही है कि इधर से बह रही है, ठीक। और दूसरा, ये बहुत कम धारा का मापन बताता है, ठीक है। ये समझ में आ गया धारा मापी कैसा होता है, दिखने में ऐसा। कांटा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। कांटा दोनों तरफ इधर उधर जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं और आगे इस चित्र को बढ़ाते हैं थोड़ा। तो ये मैं क्या जोड़ दिया, धारा मापी, ठीक। अब इसके बाद ये भी विकर्ण है, AC भी क्या कहलाया, विकर्ण कहला गया, है ना। AC भी क्या कहलाया, विकर्ण कहला गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसके सिरों पर एक सेल जोड़ देना है, या बैटरी। बैटरी का बड़ी लाइन होता है प्लस, छोटी लाइन क्या होती है, माइनस।
इसके बाद हम एक कुंजी जोड़ देते हैं, ठीक है। और कुंजी का मतलब वही होता है जो इसमें स्विच लगी होती है। इस स्विच से क्या करते हो, सर्किट को बंद करते हो या क्या करते हो, चालू करते हो। इस कुंजी का भी काम यही होता है कि सर्किट को या तो बंद कर देगा या चालू कर देगा। जैसे बैटरी लगी है ना, तो इसको यदि हम बंद कर देंगे तो इसमें सप्लाई ही ना जाएगी, ठीक। तो इस तरह से ये कुंजी होती है और ये हम यहाँ पर जोड़ दिए। इतना चित्र समझ में आया? चित्र की प्रोसेस समझते जाना है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम धारा की दिशा को बताएंगे। तो जैसे प्लस है, धारा कहाँ से कहाँ की ओर बहती है, प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पर एक धारा का नाम दे देते हैं, इस धारा का नाम क्या है, आई, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये दो ब्रांच में धारा बट जा रही है, यहाँ दो हिस्से में क्या होगी, बटेगी। जैसे मान लो यहाँ 10 एम्पियर की धारा दे रहे हो, तो हो सकता है कि 7 उधर चली जाए, 3 इधर चली जाए, या 5 चली जाए। यदि इधर प्रतिरोध का मान बराबर होगा तो बराबर जाएगी, प्रतिरोध का मान कम ज़्यादा होगा तो धारा कम ज़्यादा जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि इधर की ओर जो धारा बह रही है उसका नाम क्या है, I1, और इधर की ओर जो बह रही है वो क्या है, I2। समझ में आ गया? ठीक। अब यही धारा यहाँ पहुँच जाएगी, ये है ना। अब यहाँ जब पहुँचेगी तो इसके फिर दो हिस्से हो जाएंगे, इसके भी कितने हिस्से हो जाएंगे, 2। तो एक जाएगी कहाँ, नीचे की ओर, और एक जाएगी कहाँ, ये ऊपर की ओर, ठीक। जो नीचे जा रही है तो इसमें जा रही है, इस धारा को हम क्या दर्शाते हैं, IG, स्मॉल जी कर देते हैं। और इस धारा को क्या लिख देते हैं, अब ये हो गया I1 हो गया, यहाँ पर I2 भी हो गया था, इसका नाम कर देते हैं I3, ठीक है। तो ये I3 हो जाएगा, यहाँ सब ही चला गया, ठीक। अब यही धारा जो है यहाँ की ओर आ जाएगी हाँ, यही धारा यहाँ आ जाएगी, और ये वाला धारा यहाँ जाएगी, यहाँ धारा आ जाएगी, ठीक है। अब ये I2 जो धारा है इधर फिर बढ़ जाएगी, यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ से जो धारा जा रही है वो क्या है, I4, इस तरह से, ठीक है। चित्र समझ में आया क्या? अभी मैं आप लोग से बनवाऊंगा फिर से, है ना। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन आपसे पूछ के बताऊंगा, ठीक है ना। तो दोबारा से ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को बताना है कि पहले क्या करना है, क्या करूँ पहले। हाँ, 4 बिंदु ले लेता हूँ, अब ध्यान से समझना, ठीक है। एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु कहीं भी ले लिया, बराबर दूरी पर बीचों बीच एक बिंदु और ले लेते हैं, ये ले लिया, और इधर कहीं जा कर के, ये ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर कहीं भी ले लिए, ठीक है। 4 बिंदु लेना। अब क्या करना है, हाँ, अब इनके बीच में क्या लगाना है, प्रतिरोध। ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, और ये लगा दिया, ये प्रतिरोध हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया ये? हाँ। क्या क्या नाम, P कहाँ लिखूं, है ना। ये पहले P, और इधर क्या रहेगा, Q, यहाँ क्या रहेगा, R, यहाँ रहेगा S, ठीक है। चलो, ये हो गया A, ये क्या हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। अब क्या करना है, हाँ, बीच में लाइन खींचना है, बीच में क्या जोड़ना है इसमें, G, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये G जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, हाँ, इनमें इसको जोड़ देंगे, ये इसमें क्या जोड़ना है, सेल जोड़ना है, और क्या जोड़ना है, कुंजी जोड़ना है, और क्या करना है, इसको इसी तरह से मिला देना। हाँ, ये हो गया प्लस माइनस, इसका नाम रख देता हूँ E, और कुंजी को अंग्रेजी में की बोलते हैं, की, जैसे चाबी होती है ना, ताला को बंद खोलती है, इसी तरह से सर्किट को खोलता बंद करता है, इसलिए की बोलते हैं इसको, ठीक। हाँ, अब क्या करना है यार, यहाँ पर क्या लिख दूँ, धारा। अब यहीं से समझना, यहीं से आपको समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या करेंगे, इधर से अब यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I1, यहाँ क्या हो जाएगा, I2, ठीक है। अब आगे बढ़ें, यहाँ पर केवल एरो लगाना है, यहाँ 2 हिस्से होंगे, इधर की ओर जाएगा तो I, और बगल में स्मॉल g लिखना है, ठीक। और ये वाला क्या हो जाएगा,
I3 हो गया। ठीक है, फिर इसमें ये तीर आ रहा है ना, तो इसमें वही होगा, एक ब्रांच में एक धारा, इसमें भी वही तीर रहेगा और इसमें क्या हो जाएगा I4, और इस तरह से ये बनाएंगे और इस तरह से कर देंगे। हाँ, तीर ही तीर है, एक लाइन में दो तीर बनाना है, बस आपको समझना। हर लाइन में कितनी तीर लगी हैं? दो। देखो यहाँ ऊपर लगी है, नीचे लगी है, यहाँ ऊपर और नीचे, इस तरह से हर लाइन में दो दो तीर लगा देंगे तो हमको थोड़ा आसानी होगी। ठीक, तो पहला काम था इसका, जो हम रेसिपी की बात करते हैं तो इसमें पहला काम क्या था? चित्र बनाना और चित्र के बारे में लिखना। ठीक है, दूसरा काम है कि हम एक बार बी बिंदु पर क्या लगाएंगे? केसीएल, किरचॉफ का करंट लॉ, धारा का नियम। ठीक है, और हम फिर इसके बाद ये जो डी बिंदु है यहाँ भी हम क्या लगाएंगे? केसीएल। ठीक है, अगला स्टेप कैसे कैसे लगाएंगे अभी देखेंगे, केवल स्टेप अभी ध्यान रखो कि कैसे कैसे आएंगे। अब यहाँ पर हम लूप का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम? लूप का, बंद जाल का नियम, या किरचॉफ का कौन सा नियम? द्वितीय नियम। तो यहाँ पर हम लूप ले लेते हैं। लूप क्या होता है? एक तरह का घेरा होता है कि यदि हम एक घेरे में जाएं और वहीं का वहीं फिर पहुँच जाएं तो क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। जैसे मैं यहाँ से चल के उधर चारों तरफ से घूमा और घूमने के बाद यहीं पर खड़ा हो गया तो ये क्या कहला गया? लूप कहला गया। लूप का मतलब बंद घेरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए से लेते हैं। मान लो ए से हम कहाँ गए? बी से गए डी और डी से गए ए, तो ये एक लूप कहला गया। ए से ही चल के ए में ही पहुँच गए तो इसका हम क्या बोलेंगे? लूप। तो लूप का नाम क्या हो गया यार? नाम बताओ देख के चित्र को। ए, फिर इसके बाद क्या था? बी, फिर क्या था? डी ए में यहाँ पर हमको क्या लगाना है? केवीएल। फिर अगला लूप है यार केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। विभवांतर का नियम पढ़े, दो नियम पढ़े थे ना किरचॉफ के, तो दूसरे नियम को केवीएल बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगला लूप लेंगे यही ऊपर से, बी सी डी बी। मिल गया? चित्र को देखते जाना। तो यहाँ हो जाएगा क्या? बी सी डी बी में, किससे? केवीएल से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चार समीकरण बनेंगे। एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। तो अगले समीकरण में हमको क्या करना है? अगले स्टेप में समीकरण 3 का भाग किससे कर देना है? समीकरण 4 से। ये स्टेप है, इतना छोटा सा स्टेप है और इतने स्टेप में आपका सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा और इसको लिखने में आपको कम से कम 2 पन्ना लगेगा। तो 2 पन्ने का काम इतना है, चित्र सहित। आधा पन्ना का तो चित्र बनेगा, ठीक है, और 1.5 पन्ने का सॉल्यूशन है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। चालू करें अब। ठीक, तो चित्र समझ में आ गया? चित्र में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब चित्र को पढ़ना है, ध्यान से देखना। जन्नी इधर देखो, चित्रानुसार, है ना? क्या? चित्रानुसार क्या? जाओ बीरू, देखो क्या पूछे। चित्रानुसार 4 प्रतिरोध P Q R S चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़े गए हैं। ये एक चतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। चारों भुजाओं में कितने प्रतिरोध जोड़े गए हैं? 4। उनका नाम क्या है? P Q R S। तो पहली लाइन को पकड़ो, चित्रानुसार कितने प्रतिरोध? 4 प्रतिरोध। नाम बताओ? P Q R S, काम करके लिखना है। फिर ये कौन सी आकृति है? चतुर्भुज। चतुर्भुज की कितनी भुजाओं में? 4 भुजाओं में जोड़े गए हैं। बस इसी लाइन को बोलना है। ठीक है, तो अब आप लोग को एक लाइन पहले बोल के दिखाओ, क्या हो गया? चित्रानुसार 4 प्रतिरोध P Q R S चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़े गए। कैसे भी कर दो, भाषा आपकी अलग हो सकती है, सेंस वही होना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब इस वाले हिस्से की बात कर देते हैं। ये वाला हिस्सा, विकर्ण BD के बीच, ये विकर्ण है ना, विकर्ण BD के बीच धारा मापी G जोड़ा गया है ना? इसका नाम लो पहले। विकर्ण BD के बीच धारा मापी G जोड़ा गया है। ये लाइन भी खत्म हो गई। फिर इसके बाद यहाँ AC की बात कर लें। विकर्ण AC के सिरों पर,
ये AC के बीच नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यहां किनारे पर जुड़ रहा है। ठीक है, तो कौन सा विकर्ण? विकर्ण AC के सिरों पर क्या? सेल E और दाब कुंजी, या दाब नहीं बोलना है तो कुंजी भर बोल देना, कुंजी K को जोड़ देते हैं, है ना। तो अब लाइन पकड़ना यार, चलो PQRS के बोलो बोलो उसके बारे में। चित्रानुसार चार प्रतिरोध PQRS फिर चतुर्भुज की चार भुजाओं में जोड़े गए। ठीक है, फिर इस लाइन को बोल दो। हाँ, BD विकर्ण के बीच धारामापी G जोड़ा गया। ठीक है, और AC विकर्ण के सिरों पर सेल E और कुंजी K जोड़ा गया। ठीक है, AC विकर्ण है ना, AC विकर्ण के सिरों पर सेल E और कुंजी K जोड़ा गया है। ठीक है, अब एक लाइन है जो इस चित्र में नहीं है, तो इसमें यह है कि PQR के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। यहां पर अब समझना, S नहीं लिख रहा हूं, PQR के मान को व्यवस्थित करने का तरीका समझो। जैसे मान के चलो, विक्षेप भी बताता हूं, सब बताता हूं। जैसे हम तराजू में कोई चीज तौलते हैं, ठीक है, तो कभी क्या होता है, वो कांटा ज़्यादा हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो बात अलग है कि सब्जी भाजी खरीदते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दे देता है, लेकिन सोना चांदी करोगे तो एक रत्ती ना तुम सोचोगे कि कम हो जाए ना ज़्यादा हो जाए, क्योंकि महंगा होता है वो। ठीक है, वो फिक्स ऊपर का कांटा और नीचे का कांटा कैसे तराजू का मिलना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, संतुलन हो गया, माने कोई विक्षेप नहीं। विक्षेप का मतलब होता है कांटे का हिलना। जैसे यहाँ पर ये घड़ी लगी हुई है, तो घड़ी में 12 में यदि सारे कांटे इकट्ठा हो जाएं, घंटे का कांटा, मिनट का कांटा, सेकंड का कांटा, तो उसमें कोई विक्षेप नहीं है। और यदि कांटा इधर उधर हो गया तो हम उसको बोलेंगे कि इसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर अभी मैं संरचना बताया था कि यहाँ पर बीच में जीरो रहता है और कांटा भी यहीं रहता है। यदि कांटा इधर उधर ना जाए तो हम बोलेंगे कि इसमें कोई विक्षेप नहीं है। ठीक है, तो मान के चलो कि यदि मैं ये व्यवस्था किया, अब मेरा ये कांटा जो है इधर की ओर नहीं है, ये जीरो में नहीं है, ये कहीं चला गया। ठीक है, मान लो ये कांटा यहाँ पर हो गया, किसमें, 3 में। तो हमको इसके मान को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि फिर से कहाँ आ जाए, जीरो में आ जाए, तब हम बोलेंगे कि इसमें कोई विक्षेप नहीं है। ठीक है, यदि ये जो गैल्वेनोमीटर का कांटा है ये जीरो से इधर हो या उधर हो, तब हम क्या करेंगे, PQR का मान बदलेंगे। जैसे मान के चलो हम कोई सामान रखते हैं, तौलते हैं, तो बोले यार ये 1 पाव है, अब इसमें 10 ग्राम और रखते हैं, फिर हम 20 ग्राम और रखते हैं, ऐसा करके बढ़ा बढ़ा के कब तक उसको व्यवस्थित करते हैं, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, सही ना हो जाए। या तो बाट रखते हैं या सामान को कम ज़्यादा करते हैं। यदि हम पन्नी में शक्कर भर के ले आए, अब तौल रहे हैं, ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, निकालते हैं। कब तक निकालते हैं, जब तक कि वो बीच में कांटा सही ना हो जाए। या फिर हम उसमें कम है तो क्या करते हैं, डालते हैं। कब तक डालेंगे, जब तक कि वो सही ना हो जाए। तो बस यही कंडीशन है कि PQR का मान, हम प्रतिरोध का मान बार बार क्या होंगे, बदलेंगे। कब तक बदलेंगे, जब तक कि ये कांटा कहाँ ना आ जाए, जीरो में आ जाए। तो इस लाइन को ऐसे लिखेंगे कि प्रतिरोध PQR के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो। इसे सेतु संतुलन कहा जाता है। कौन सा है ये, सेतु संतुलन। सेतु संतुलन का मतलब वही, तराजू में जैसे कांटा फिक्स हो जाता है ना, इधर उधर नहीं जाता, तो हम बोले कि ये क्या हो गया, संतुलित। इस पेन को यदि मैं बीच में पकड़ लूं तो ये इधर उधर नहीं जा रही है, मानिए ये क्या हो गई, संतुलित। यदि मैं इधर करूंगा तो इधर गिर रही है, इधर करूंगा तो इधर गिर रही है, और बीच में ही आने पर ये क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो हम बोलेंगे कि ये संतुलन हो गया। तो जब इसमें कोई विक्षेप नहीं होता, कांटा सीधे किस में आ जाए, जीरो में आ जाए, सब सेट करने के बाद किस में रहे, जीरो में, तो बोलेंगे कि ये कैसा सेतु है, संतुलित सेतु है। ठीक है, तो चलो एक बार मैं बोलता हूं, फिर आप लोग अब बोलिए। अभी तो समझ रहे थे, ठीक, ध्यान से समझने डालना। चित्रानुसार चार प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज की चार भुजाओं में जोड़े गए। ठीक है, विकर्ण BD के बीच धारामापी G जोड़ा गया है। विकर्ण AC के सिरों पर सेल E और कुंजी K जोड़ी गई है। अब PQR के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक, इसे सेतु संतुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेतु संतुलन। सेतु संतुलन की स्थिति में धारा का मान क्या होगा यार,
कांटा कहाँ रहेगा सेतु संतुलन में? जीरो में। सेतु संतुलन में कांटा कहाँ रहेगा? जीरो में। मतलब उससे सेतु संतुलन में धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा का मान कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, तो चलो सोच लो 1 मिनट तक चित्र के बारे में, फिर मैं पूछूंगा। किसी को ऐसे ही आ रहा हो तो हाथ ऊपर करके तुरंत बोलो ही सकते हो। चित्र देखो, चित्र के बारे में आपको बोलना। हाँ बोलो, तेज तेज बोलना। ठीक, हाँ। चित्रानुसार 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़े गए हैं। हाँ। और विकर्ण वीडी के बीच में गैल्वेनोमीटर जी धारामापी जी, जोड़ा गया है। हाँ। जोड़ा गया है। और एसी के विकर्ण एसी के सिरों पर सेल ई तथा कुंजी के जोड़ी है। हाँ, प्रतिरोध पी क्यू आर के मान को सेतु संतुलन के इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। इसे सेतु संतुलन कहते हैं। इस स्थिति में धारा मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक, और कौन बोलेगा? हाँ बोलो, तेज तेज बोलना। और तेज, हाँ। चार प्रतिरोध, हाँ हाँ। विकर्ण के बीच धारा माप, इसे सेतु संतुलन कहा जाता है। और इस स्थिति में धारा मापी से धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। समझ में आया है ये चित्र वाला? अब यहाँ से थोड़ा सा भाग सरल है, अब इसको देखते हैं यार। यहाँ से अब इस स्टेप को फॉलो करना है। चित्र हो गया, चित्र के बारे में हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है? बी बिंदु पर केसीएल से, यही आपको लिख देना। हेडिंग क्या रहेगी? बी बिंदु पर केसीएल से। यहाँ पर केसीएल यदि नहीं लिखते हो तो संधि के नियम से लिख सकते हो, किरचॉफ के प्रथम नियम से भी लिख सकते हो। हिंदी में जैसा लिखना, उसके बहुत सारे नाम थे ना, प्रथम नियम, संधि का नियम, केसीएल, धारा का नियम, तो ऐसा भी बोल सकते हो। बी बिंदु पर किरचॉफ के धारा के नियम से या केसीएल से या संधि के नियम से, जो भी लिखना हो। तो उसमें क्या पढ़े थे कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, यही पढ़े थे। तो बी बिंदु ढूंढो इसमें चित्र में। सब लोग इधर देखना, कुछ जननी कुछ अलग कर रही हो क्या? इधर देखो तो बी बिंदु पर कौन सी धारा आ रही? देखो I1, ये आ रही है। तीर ऐसे लगा ना? ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I1। कुछ और आ रहा है क्या? नहीं। अब जाने वाली देखो, ये आने वाली हो गया, आने वाली के बाद मुझे बराबर लगा देता हूँ। अब क्या है जाने वाली? I3। और क्या जा रही? IG। इनको जोड़ देते हैं क्योंकि इसमें बोलता है आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो आने वाली धारा हो गई I1 और जाने वाली क्या हो गई? I3 और प्लस IG। ये लाइन समझ में आ गई? ठीक। अब इसमें लास्ट में लिखे थे आप, जब शब्द बनाए थे कि इस स्थिति में धारा मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब IG का मान क्या रहेगा? 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? I1 बराबर I3, क्योंकि यहाँ पर सेतु संतुलन यदि हो गया तो सेतु संतुलन में जो IG का मान होता है वो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया? ये पहला वाला पॉइंट हो गया। और इसको मैं डाल देता हूँ, ये कौन सा समीकरण हो गया? फर्स्ट। ठीक, क्लियर हो गया? अब क्या लिखेंगे? हाँ, डी बिंदु पर केसीएल से, ये पॉइंट हो गया। डी बिंदु देखो, डी बिंदु में आने वाली धारा बताओ। चित्र को देखो, मुझे मत देखो। हाँ, इस बिंदु को देख रहे हो, ये I2 आ रही है और क्या आ रहा है? IG। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? I2 प्लस IG और फिर बराबर लिख दूंगा। जाने वाली ढूंढो,
जाने वाली सिर्फ क्या है I4, तो यहाँ क्या हो जाएगा I4। अब क्या करना चाहिए, सेतु संतुलन की स्थिति हाँ में सेतु IG संतुलन IG का मान क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा I2 बराबर I4, और ये हो गया दूसरा समीकरण। यहाँ भी लिखोगे सेतु संतुलन में IG बराबर क्या है 0। आप भी स्टाइल मत मारना, डैश डैश पूरा शब्दों में लिखना, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया ये, ठीक। वो स्टेप रखोगे तभी दिमाग में ये सवाल बनेगा। स्टेप गायब तो सारा कुछ गायब हो जाएगा। स्टेप आपको फॉलो करना है, ज़्यादा बड़े स्टेप नहीं है, और हर स्टेप में 2-2 3-3 लाइन है, ठीक। अगला स्टेप देखो, अब यहाँ पर लूप ABDA में KVL से, यही पूरा लिख दोगे क्या, लूप ABDA में KVL। तो जो हम दूसरा नियम पढ़े थे फर्स्ट वाला, तो ये था कि I बराबर क्या था 0, है ना। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, या फिर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा हम ये पढ़े थे कि ये, ठीक, किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता, ऐसा हम पढ़े थे, ठीक है। तो I और R देखना है आपको, लूप में क्या देखना है IR। यदि हम धारा की दिशा में जाएंगे तो प्लस लगाएंगे, और धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है। लिखने की कोशिश मत करो, पहले समझो, नहीं कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। देखना यहाँ पर अब कौन सा लूप है यार, लूप कौन सा लिया हूँ देखो, ABDA, इस लूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले AB वाली ब्रांच देखो, AB में धारा पता करो कितना है I1, प्रतिरोध कितना है P, तो यहाँ पर I के साथ प्रतिरोध का गुणा करना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा I1P। अब ये देखना इसमें प्लस लगाऊं कि माइनस, तो हम A से कहाँ गए हैं B की ओर, तीर भी उधर ही लगा है, इसलिए क्या रहेगा प्लस। समझ में आया। अब मैं कहाँ जाऊं, BC की ओर जाऊं कि BD की ओर जाऊं, हाँ इसको देखोगे, यहाँ देखो A और B हो गया, B के बाद क्या है D है, इसको देखते जाओगे। पहले हमको क्या करना है AB में, फिर कहाँ चलना है BD में। BD वाली लाइन देखो IG और G, ठीक है। अब चिन्ह बताओ क्या लगाना पड़ेगा, B से D आ रहे हैं, एक जन माइनस सुने तो सब लोग बोलते हो, देखते नहीं हो, इधर नीचे नहीं आ रहे हैं B से D की ओर, तीर तो उधर ही लगा है, तो क्या लगाओगे प्लस। क्या लिखूं मैं IGG, अच्छा ठीक है IG और क्या हो गया G। समझ में आया। अब इस लूप से इधर जाएंगे, D से कहाँ की ओर A की ओर, तो तीर तो नीचे लगा है, क्या लगेगा माइनस, क्या हो जाएगा ये I2R, और बराबर क्या लिखना है 0, ठीक है। ये लाइन क्लियर हो गई। हर लाइन में आपको जाना है, इस लाइन में जाना, फिर इस लाइन में जाना, फिर इस लाइन में धारा देख लेना, प्रतिरोध देख लेना, उसको लिखते जाना है साथ में। और यदि सेम दिशा में जा रहे हो तो प्लस, और विपरीत दिशा में जा रहे हो तो माइनस। जब पूरा हो जाए तो सबको जोड़ के क्या लिख देना है 0। अब यहाँ पर ई था ना, या लास्ट में ई का मतलब सेल था, क्या इस बीच में सेल जुड़ा है कहीं, नहीं जुड़ा, इसलिए सेल का मान विद्युत वाहक बल का मान क्या हो गया 0 हो गया, उनका योग 0 हो गया, ठीक। अब देखो इसमें भी वही सेतु संतुलन लगाना है, यहाँ ध्यान से देखना। IG, मैं बार बार देख रहा हूँ, आप उधर देख रहे हो, इधर देखो जल्दी से, फिर समझ में नहीं आएगा, दूसरी की कॉपी से देखोगे। यहाँ IG का मान क्या है 0 है, तो ये वाला पूरा पूरा 0 हो जाएगा। बचा क्या बताओ I1P माइनस I2R बराबर कितना हो गया 0। और कुछ कर सकते हैं, पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये I1P बराबर क्या हो गया I2R, इसको डाल देंगे तीसरा समीकरण, ठीक है। अब मान लो परीक्षा में आपको लूप भूल गया, याद नहीं ना यार ABDA था कि ADBA था, है ना, तो आप उल्टा भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा। मान लो अब ऐसा लूप भी ले लेते हो ADBA, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो BDAB, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में वैसे का वैसे आएगा। बस ये ध्यान रखना आधे का एक लूप लेना है, आधे का उधर एक लूप लेना है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो अब दूसरा लूप ले लेते हैं, ये क्या BCDB, लूप का नाम बताओ BCDB। अब मैं इसको नहीं बताने वाला, बताओ क्या क्या लिखना है मुझे, बताओ
I3 लिख दिया और क्या लिख दिया, Q। लाइन देख लिए, यस सर, ये वाली लाइन बोले हो, यस सर, चिन्ह ठीक ठाक है इसका, यस सर, ठीक। अब ये C तक पहुंचे हो तो ऐसा नहीं जाना, ऐसा आना है ना C से D, तो क्या होगा, -I4 हाँ माइनस हो गया I4 और साथ में हो गया S, ठीक है। हाँ अब ऐसे जाओगे माइनस तो क्या, हाँ माइनस IG और क्या हो गया G, कुछ और लिखना है, बराबर बराबर क्या हो जाएगा 0, इसमें सेल नहीं है, विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, 0 होगा। फिर इसका मान हटा देंगे, यस सर, है ना, तो बगल में लिखना भी है कि IG बराबर 0 है, सब में लिखते जाना सेतु संतुलन में। ये हो जाएगा I3Q माइनस I4S और ये क्या हो गया 0, IG वाला टर्म गायब कर देना है क्योंकि इसका मान 0। पक्षांतर कर दें, I3Q बराबर क्या हो गया I4S, ठीक है। ये समीकरण हो गया 4, ये स्टेप भी पूरा हो गया। अगला देखो स्टेप क्या है, समीकरण 3 में 4 का क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, तो यहां पर समीकरण कौन कौन सा है, समीकरण 3 भागे 4 करने पर, ठीक ऐसे ही लिख दोगे समीकरण 3 और 4 का भाग करने पर, या फिर ऐसे 3/4 करने पर, ठीक है। अब भाग कैसे करते हैं, तो सिर्फ आपको अब इस पूरे सिस्टम में 3 नंबर देखना है और 4 नंबर देखना है। तो 3 नंबर का इधर वाला देखो और बताओ कहाँ है 3 नंबर, I1P लिखा है, तो ये मैं लिख दिया क्या I1P, बराबर लगा देता हूँ बीच में, उधर का भी लिख देता हूँ, क्या है I2R। 1 नंबर लिख लिए, 3 नंबर लिख लिए, बटे में क्या लिखना है 4 नंबर, तो 4 नंबर देखो I3Q और I4S, यहाँ बराबर 2 बार नहीं लगाना है, एक ही बार, दोनों के बीच किस में लगेगा, एक बार बराबर लगेगा, ठीक। अब देख लेते हैं कि अब हम समीकरण 1 और 2 में चलते हैं। 1 और 2 में देखो थोड़ा, 1 नंबर में क्या है यार, क्या किसका मान किसके बराबर, हाँ I1 का मान किसके बराबर है I3 का, या I3 का मान किसके बराबर है I1 का, तो मैं I1 को ऐसे ही लिख देता हूँ I1P, ठीक, बटे, अब ध्यान रखना ये क्या लिखा है, समीकरण 1 में जाओ I3, हाँ I3 का मान कितना है, तो I1 लिख दो, है ना, ये हो गया I1 और यहाँ क्या हो जाएगा Q, बराबर इधर बताओ I2R लिख देता हूँ, I4 देखो समीकरण 2 में I2, है ना, तो I2 ही I4 का मान किसके बराबर है I2 के, S है, ठीक। ये कहाँ से पाए हो, समीकरण 1 व 2 से, तो उसको लिख देना यहाँ पर 1 और 2 से, ठीक। अच्छा ये भी ऐसा जरूर नहीं कि I3 को ही बदलो, आप I1 को भी I3 लिख सकते हो, माने एक जैसे कर देना है, जब I3 ऊपर होगा तो नीचे भी I3, दोनों को नहीं बदलना है, दोनों में से किसी एक को बदलना है, या तो I3 को बदल दो तो ऊपर भी I3 हो जाएगा, या फिर किसको बदल दो I1। अब इसमें कुछ कटेगा क्या, हाँ, तो यहाँ पर ये I1 से कट गया, ये I2 क्या आ गया यार, हाँ ये आ गया P/Q बराबर क्या था R/S, और यही हमको सिद्ध करना है, यही व्हीटस्टोन सेतु का क्या है सिद्धांत, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अब आपको